everyone, so welcome back to my channel. So in this video we will do sample paper class 11th accountancy. So before doing, I just want to tell you that if you want to solve these questions by yourself, I am providing you link in the description box. By that link you will get PDF of these questions so you can solve it by yourself. But the solution of these questions you will get only on this channel. So let's start with the general instructions. So firstly your paper will be of 40 marks. 40 marks का होगा आपका पेपर. Second, time allowed will be 1 hour and 30 minutes. That is 90 minutes will be allowed to you. Now let's start with the journal instructions. There will be total 55 questions, out of which you have to do 45 questions only. So 55 questions होंगे, आपको 10 questions की choice होगी, आपको 45 questions करने out of 55. Your paper will be divided into 3 sessions. Which one? Section A में आपके पास 25 questions होंगे, out of you will do 20 questions only. Out of 25 you have to do 20 questions. Section B में भी आपके पास 25 questions होंगे again, but you have to do now 21 questions. So section A में आपको choice है 5 questions की, section B में आपको choice है 4 questions की, and in section C you have 5 questions and you have to do 4 questions. So you have choice of 1 question only. So you have total choice of 10 questions. Okay. Now next point is all questions carry equal marks. तो हर एक question equal marks carry करते हैं. कितने? 0.88 marks का एक question आपका, ठीक है, 0.88 marks का, not 1. एक्चुअली बच्चों को क्या लगता है कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. नो, 0.88 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन एसेट. तो इसमें से कौन सा एसेट है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली है पहले से, सो दैट इज योर liability, not your asset. Why liability? Because let us suppose कि आप एक ट्यूशन टीचर हो, you are teaching your students. आपके किसी स्टूडेंट ने आपको 2 months की एडवांस में आपको आपकी सैलरी दे दी, ठीक है, एडवांस में आपको इनकम दे दी आपकी. सो योर लाइबिलिटी, यू आर लाइबल टू दैट कि आपको उसके प्रति उसको काम देना पड़ेगा 2 months का. सो यू आर लाइबल फॉर दैट. सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लाइबिलिटी. Accrued interest. Accrued interest is your asset. Now accrued interest क्या होता है? सबसे पहले तो accrued interest वो सैलरी होती है कि जो आपको अभी तक मिली नहीं है, बट आपको वो, आप उसके हकदार हैं कि आपको आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगी. सपोज यू आर अ सेल्समैन इन अ कंपनी, सो इन दैट यू विल गेट योर सैलरी एट द लास्ट ऑफ द मंथ. पर आपको लास्ट ऑफ द मंथ पे सैलरी नहीं मिली, ड्यू टू सम रीजन आपको सैलरी नहीं मिली, आज नहीं मिली, कल तो मिली जाएगी. सो दैट इज योर इनकम, कि वो एक बार इनकम बन गई है, आपको मिली नहीं है, बट एक बार वो आपकी एसेट बन चुकी है. सो दिस इज योर एसेट. नेक्स्ट ऑप्शन इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? कि आपकी ये क्या है, ये भी आपकी लायबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई जैसे किसी की आपको सैलरी देनी है, आपको आपके अंडर कोई वर्कमैन वर्क करता है तो आपको उसको सैलरी देनी है, बट आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दिया, तो वो सैलरी क्या होगी, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होएगा आपका, ठीक है. लाइक आपने रेंट पे करना है किसी को, सो आपने अभी तक पे नहीं किया है, सो दैट इज ऑल्सो योर आउटस्टैंडिंग सैलरी. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो नॉट योर एसेट. So the right option is accrued interest. Accrued interest is your asset. So yeah, answer is accrued interest. So now next question is, so now second question is debit balance of a personal account means the person is a dash of the firm, whereas credit balance of a personal account indicated that the person is a dash of the firm. So let's suppose आपने किसी person को पैसे दिए हैं. सो आप क्या लिखोगे? आपका जो आप जिसको पैसे दिए हैं उसका आप डेबिट में डाल दोगे, एंड आप क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट लिखोगे.
बिकॉज कैश गोज आउट, वॉट गोज आउट वो क्रेडिट में जाता है, तो कैश गया इसमें तो आप क्रेडिट में लिख दोगे इसको, और जो पर्सन सपोज एक्स है तो एक्स अकाउंट को आप डेबिट में डाल दोगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे लिखोगे। तो इन्होंने वही पूछा है, डेबिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट मीन्स द पर्सन इज, जिस पर्सन का डेबिट में बैलेंस है उसका क्या मतलब है कि वो पर्सन क्या है, तो आपने जिसको पैसे दिए हैं वो क्या होगा, डेप्टर होएगा, डेप्टर होएगा आपके फर्म का, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेप्टर। एंड द सेकेंड इज जिसका क्रेडिट बैलेंस है ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेटेड एट द पर्सन इज अ डैश ऑफ द फर्म, तो वो क्या होएगा। सो सपोज आपने किसी से पैसे लिए हैं उधार पर, सो आप क्या लिखोगे, कैश आया व्हाट कम्स इन, तो आप डेबिट डाल दोगे, तो आपके पास कैश आया तो आप उसको डेबिट में डाल दोगे। टू जिस पर्सन से आपने क्रेडिट, सपोज वाई पर्सन है उससे आपने पैसे लिए हैं उधार पे, सो आप उसका अकाउंट क्रेडिट में डाल दोगे। तो इसमें वही पूछा है कि वेयर एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट बैलेंस हो जिस पर्सन का तो वो क्या होता है, फर्म का, सो दैट इज क्रेडिटर ऑफ द फर्म। ठीक है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिटर होता है, इससे हमने पैसे लिए थे तो ये हमारे लिए क्रेडिटर है, इसको हमने पैसे दिए तो ये हमारे लिए डेब्टर है। सो डी ऑप्शन इज राइट, दैट debit balance of a personal account means the person is a debtor of the firm, whereas credit balance of a personal account indicated that the person is a creditor of the firm. So yeah, D option is right. So now let's see next question. So now third question is, as per the business entity assumption, the business is different from the, so सबसे पहले देखते हैं business entity assumption क्या है। So इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो बिजनेस फर्म है और जो बिजनेस फर्म का जो ओनर है उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है। सो इसमें भी हम यही पूछे, एज पर द बिजनेस एंटिटी अजम्पशन बिजनेस किससे डिफरेंट है, तो हमने कहा बिजनेस किससे डिफरेंट है, उसके ओनर से, और ओनर को हम और क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, प्रोप्राइटर, कि दैट ओनर और जो उसका बिजनेस फर्म है उसकी जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग है किसी भी फर्म के लिए। So yeah, answer is proprietor. Now next question is, X commenced business on 1st April 2013 with a capital of this. So capital दी हुई है हमें। Now एक चीज है इस क्वेश्चन में, this is your opening capital. Why opening capital? जो हमारी 1st अप्रैल से होती है वो हमारी opening capital होती है, till 31st मार्च हमारी opening capital रहती है, उसके बाद क्या हो जाती है, closing capital। ठीक है, ऐसी जो इन्होंने बोला ऑन 31st मार्च 2014 his assets were worth this, so this is your closing assets and liabilities were this is your closing liability। तो उन्होंने assets, closing assets जो है closing liability दी हुई है, और उन्होंने closing capital पूछा है, तो capital क्या होता है, capital is equal to asset minus liability, so this is your capital, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो इसमें हमें closing capital पूछी है, सो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। सो हम सिंपल कर देंगे दैट 8 लाख माइनस 50,000, 7,50,000 इज योर आंसर। दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। इसमें बस आपको एक ध्यान रखना था कि ये जो कैपिटल दी हुई है आपको, ये ओपनिंग कैपिटल है, इसका कोई काम नहीं है, जस्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो इसमें बस आपको एक ध्यान रखना है, तो 31st मार्च के बाद जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग होती है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेबिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन द प्रोप्राइटर्स इक्विटी एंड इंक्रीज इन द एसेट एंड इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि दैट व्हाट कम्स इन, जो भी कैश हमारे पास आएगा, व्हाट कम्स इन, कोई भी चीज आएगी उसको हम डेबिट में डाल देंगे। सो डेबिट मीन्स इंक्रीज इन द एसेट, इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, जब कैपिटल में इंक्रीज आएगा वो हम क्रेडिट साइड डालेंगे, डेबिट साइड नहीं डालेंगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जब हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी इसको भी हम कहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे। जैसे हमने किसी से जब लोन लिया तो हम कैश टू जो भी पर्सन का नेम होता है वो डालते हैं, सो हम पर्सन का नेम क्रेडिट साइड डालते हैं। तो जब हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड डालते हैं। डिक्रीज इन एसेट, सपोज जब हमने कोई एसेट सेल कर दिया तो हम क्या करते हैं, मतलब किसी एसेट को बेच दिया तो हमारे पास कैश आएगा, जब हम उसको बेचेंगे तो हम क्या डालते हैं, कैश टू, सपोज कोई फर्नीचर बेचे तो हम यहाँ पे फर्नीचर लिख देंगे, सो वो भी हम क्रेडिट साइड डालेंगे जब हमारा कोई एसेट डिक्रीज होएगा। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which source document is sent to inform about the credit made in the account of the buyer along with the reasons mentioned in it? So कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट हम बेचते हैं बायर को कि उनका क्रेडिट जो है वो हो गया है, हम रीजंस भी मेंशन करते हैं क्या क्रेडिट हुआ है. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज क्रेडिट नोट. हम क्रेडिट नोट बनाते हैं. जो सेलर होता है मीन्स जो अमाउंट जो थिंग्स सेल करता है बायर को, वो एक क्रेडिट नोट बनाता है. उसमें रीजंस लिखता है कि ये क्रेडिट हुए हैं, उस पर सब परचेजेस लिखता है, डेट लिखता है और ये जो है वो बायर को देता है. ठीक है. सो क्रेडिट नोट इज द राइट आंसर. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस. तो इसमें से किसका डेबिट बैलेंस है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. So yeah, this has your debit balance because this is your expense. So expense हमेशा debit होते हैं. Prepaid insurance premium. So जो insurance premium आपने पहले से पे कर दिया that is your expense. So ये debit होएगा. So बाकी options भी देख लेते हैं एक बार. Next option is bank loan. Bank loan अब ये हमारी liability है कि हमने इसको पे करना है. ठीक है. बैंक लोन इज योर लायबिलिटी. सो ये क्रेडिट साइड जाएगी. क्यों. जब हमने बैंक लोन लिया किसी तो हम क्या डालेंगे, कैश टू बैंक लोन ही डालेंगे क्योंकि व्हाट कम्स इन हम डेबिट डालते हैं एंड जो भी हमारा लायबिलिटी होती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, वो हमारी लायबिलिटी होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रेडिटर फॉर गुड्स. सो क्रेडिटर को हम पक्का ही क्रेडिट में डालेंगे. सो इसको भी हम क्रेडिट में डालेंगे. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड द डैश ट्रांजेक्शन. सो कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है. वैसे कैश बुक है, नाम से पता लग रहा है ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड. सो कैश परचेज भी रिकॉर्ड होएगी, कैश सेल भी रिकॉर्ड होएगी. क्रेडिट वाली जो होती है, क्रेडिट परचेज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट सेल्स हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ. सो जनरल प्रॉपर, सबसे पहले जनरल प्रॉपर क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में भी नहीं डाल सकते, सेल्स बुक में भी नहीं डाल सकते, हम परचेज बुक में भी नहीं डाल सकते, तो उसको हम जनरल प्रॉपर में डाल देते हैं. लाइक जो फर्नीचर हमने परचेज किया पर उसके जैसे लोन पे लिया है कोई फर्नीचर वगैरह, उसको हम जनरल प्रॉपर में डालेंगे. हम उसको कैश बुक में भी नहीं डाल सकते, सेल्स बुक में भी नहीं डाल सकते. सो विद दिस, तो जनरल प्रॉपर में हम कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जो डिफरेंट नेचर की होती हैं. मीन्स सबसे अलग एंट्रीज होती है जिसको हम किसी में भी नहीं डाल सकते, परचेज बुक में, सेल बुक में. सो आंसर इज बी, डिफरेंट नेचर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनसेटिंग एरर्स आर ऑफ डैश नेचर. सो सबसे पहले कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं. वो एरर्स जो मतलब कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो एक एरर होता है वो दूसरे एरर को खत्म कर देता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर जाते हैं और जो नेट इफेक्ट होता है उसको वो जीरो ही आता है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया, गुड्स परचेज की 5000 की और गलती से गुड्स सोल्ड की 5000 की और गलती से उसको डेबिट बैलेंस में डाल के लिख दिया कि हमने 500 की सोल्ड किया. तो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं. तो इनका नेचर क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे के इफेक्ट को और जो नेट इफेक्ट आता है वो जीरो ही होता है. सो द आंसर इज न्यूट्रलाइजिंग. दैट कंपनसेटिंग एरर्स आर ऑफ अ न्यूट्रलाइजिंग नेचर. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज So provisions are external transaction. None of these internal transactions can be external transaction and internal transaction. So provisions are internal transactions. Why internal transaction? कौन सी transactions होती हैं कि जिसमें सिर्फ जो कंपनी के मेंबर्स हैं वही इन्वॉल्व होंगे. जैसे लाइक कोई कंपनी का ओनर है या फिर एम्प्लॉई हैं, ये सारे मेंबर्स हैं जो इंटरनल मेंबर्स हैं वही इन्वॉल्व होंगे. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की एग्जांपल है जैसे हमने सेल की, उसमें तो आउट वाला जो मतलब पब्लिक या जो बायर है जिसको हमने सेल किया है वो भी इन्वॉल्व होएगा, मतलब एक्सटर्नल मेंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे. पर जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है उसमें सिर्फ इंटरनल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. और जो प्रोविजन होती है, लाइक हमने कोई प्रोविजन बनाई, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के लिए हमने प्रोविजन एक बारी साइड पे रख दी. सो ये हम सबको बताएंगे थोड़ा ना, एक्सटर्नल मेंबर्स को भी थोड़ा ना बताएंगे कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बना रखी है. सो द राइट आंसर इज इंटरनल ट्रांजेक्शन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
So under the diminishing balance method, depreciation is charged on. So diminishing balance method कौन सा होता है? रिटन डाउन वैल्यू वाला मेथड. तो दो मेथड्स होते हैं. स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही, जैसे 10,000 की हमने मशीनरी बाई की है तो हमने इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, सपोज करो 10% लगता है डेप्रीसिएशन. सो 1,000 रुपीज डेप्रीसिएशन हम हर साल लगाएंगे. बट जो रिटन डाउन मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अब इसको 1,000 माइनस करके 9,000 आ गई वैल्यू. अब 9,000 पे दोबारा हम 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे. सब 900 की डेप्रीसिएशन लगेंगे. फिर नेक्स्ट ईयर अलग पे डेप्रीसिएशन लगेगी और नेक्स्ट ईयर अलग पे डेप्रीसिएशन लगेगी. सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तो दूसरे मेथड में लगती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में. नेक्स्ट इज रिटन डाउन वैल्यू, या इस पे हमारा लगेगा डेप्रीसिएशन. रिटन डाउन वैल्यू पे लगेगी, जो वैल्यू आती रहेगी नेक्स्ट आती रहेगी उस पर हम दोबारा डेप्रीसिएशन लगाते जाएंगे और जो डेप्रीसिएशन आएगी उसको हम दोबारा माइनस करते जाएंगे. नेट प्रॉफिट्स पे भी नहीं लगती एंड ओरिजिनल कॉस्ट पे भी नहीं लगती. सो योर आंसर इज बी, रिटन डाउन वैल्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर द गुड्स गिवन एज चैरिटी. तो जब हम चैरिटी देंगे तब हम जर्नल एंट्री कर डालेंगे इसके लिए. चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिकॉज चैरिटी इज योर एक्सपेंस. सो एक्सपेंस क्या होती है, डेबिट होती है. चैरिटी टू परचेज. ओके, सो नाउ ऑप्शन देख लेते हैं. क्रेडिट क्या हुआ है इसमें, परचेज हुआ है. सो डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन. सो परचेज अकाउंट इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज cash, goods or assets invested by a proprietor in the business for earning profits is called. So this is so simple question in the whole sample paper that कि जो भी हम cash, goods या फिर assets invest करते हैं हमारे बिजनेस में ताकि हमें प्रॉफिट्स होना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल. कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं. सो आंसर इज सी, कैपिटल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if total assets of a business are 1,50,000 and capital is 1,30,000, calculate outside liability. So simple. liability का formula लगाएंगे हम just. So liability is equal to assets minus capital. asset में से capital minus करेंगे तो liability आ जाएगी. So asset is 1,50,000 and capital is 1,30,000. So your liability is 20,000. So D option is right. 20,000 is your liability. So now next question is, so consider the following statements with regard of accounting treatment of various accounts. So हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है चारों में से. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. सो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कभी इंक्रीज इन एसेट आएगा, दैट व्हाट कम्स इन, जब भी कोई चीज़ हमारे पास आएगी जैसे कैश या फिर कोई भी एसेट, तो हम उसको डेबिट करेंगे एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड. सो जो भी डिक्रीज इन एसेट होएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे एंड जब भी इंक्रीज इन एसेट होएगा उसको हम डेबिट कर देंगे. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज इज क्रेडिटेड. सो या दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जब कोई भी एक्सपेंस लॉस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे. जैसे हमने पढ़ा था प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, वो एक्सपेंस था, हमने उसको डेबिट कर दिया था. एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंस लॉस मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ. डिक्रीज इन लॉस मतलब प्रॉफिट वगैरह जो हम क्रेडिट में कर देंगे. ठीक है. सो जो प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं एंड जो लॉसेज होते हैं वो डेबिट साइड में जाते हैं. सो या दिस इज ऑल्सो ट्रू. इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज डेबिटेड. तो जब लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड जब डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है हम उसको भी डेबिट कर देते हैं. लाइक हमने जब बैंक लोन लिया था तब उसको हमने क्रेडिट साइड डाला था, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. जब हम कैपिटल कोई भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में हम क्या एंट्री डालते हैं, कैश टू कैपिटल डालते हैं हम वहाँ पे. सो इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड. सो हमें बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है. तो चारों की चारों ही करेक्ट है. सो वो ऑप्शन करेक्ट होएगी. सो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so credit note is a document evidencing that the, so a option is none of above. Account of the named person is debited for the reasons stated therein. Credit has been granted to the named person for the reasons stated in both of these. So ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, 6th क्वेश्चन, that
Which source document is sent to inform about the credit made in the account of the buyer along with the mention it? So this is credit note. So right option is C. Credit has been granted to the named person for the reasons stated in. So now next question is, nominal accounts are transferred to dash of the firm. So नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे लॉसेज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, ऑल जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं. सो किस में ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट नो. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो किस में ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो द राइट आंसर इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, जस्ट आप इसको याद रख सकते हो कि जो नॉमिनल अकाउंट है ट्रांसफर इनटू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द कैश बुक? ऑल क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. सो लो, फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स है कि जो क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है कैश बुक में. नो, ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड. क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करते कैश बुक में. बट फिर भी मैं सारी स्टेटमेंट्स एक बारी पढ़ देती हूँ. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. या दिस इज ट्रू. ओनली ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ओनली कैश ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट इज दिस बुक कैन नॉट शो क्रेडिट बैलेंस. सो या दिस इज ऑल्सो ट्रू कि हम कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस नहीं शो होता. सो आंसर इज बी, दैट ऑप्शन ए इज फॉल्स. Means statement A is false. So now next question is, goods taken away by the proprietor from the business for his personal use will be recorded in. तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिफरेंट नेचर की ट्रांजेक्शन्स है वो सारी जनरल प्रॉपर में जाती है. सेल्स बुक में हम सिर्फ सेल रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे. परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे. परचेज रिटर्न बुक में हम सिर्फ परचेज जो हमने रिटर्न कर दिया वो रिकॉर्ड करेंगे. सो ये जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे जाएगी? जनरल प्रॉपर में. जो भी डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शन है सारी जनरल प्रॉपर में जाएंगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट स्टेप ऑफ द काउंटिंग प्रोसेस इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन अंडर सेपरेट हेड्स इन लेजर. सो लेजर तो सेकेंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, देन टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. या दिस इज द थर्ड स्टेप. लाइन वाइज ही चल रहा है. ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये सेकेंड स्टेप है, फिर हम लेजर बनाएंगे पहले. दिस इज योर थर्ड स्टेप. एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. सो या दिस इज योर लास्ट स्टेप कि जब हमने सारे लेजर्स वगैरह सारे अपने अकाउंट्स बना लिए तो लास्ट में हम उसको वेरियस पार्टीज तक पहुंचाएंगे. सो या फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू. ओके, सो इसमें आपके लाइन वाइज सारे स्टेप दिए हुए थे. फर्स्ट में हम सारी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन लेजर, देन जो हम फाइनेंशियल उसकी समरी बनाते हैं, फिर हम उसको वेरियस पार्टीज तक पहुंचाते हैं. दिस इज योर लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड इज कॉल्ड. सो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्सपेंस, जिसमें मैंने आपको रेंट की एग्जांपल दी थी कि जब हमने रेंट किसी को देना होता है पर हमने वो एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस. तो जो एक्सपेंस हमने पहले से पे कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंस हमने उसको कहते हैं. लॉस भी नहीं है ये हमारा. नेक्स्ट ऑप्शन इज रेवेन्यू, तो बिल्कुल ही नहीं है. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर राइट आंसर कि जो एक्सपेंस हमने अभी तक पे नहीं किए, so that is your outstanding expense. So now next question is, so an enterprise prepares its accounts under the accrual basis. Salaries amounted to be $20,000 for the month of March 2013 was not paid. The owner did not want to account in the books of accounts on the ground that the amount was not paid. The enterprise closes its account on 31st March every year. Is he correct? So सबसे पहले तो what is accrual basis? Accrual basis is that we will record our revenue expenses when it occurs. कि जब हमारी सेल अक्कर होगी, चाहे वो क्रेडिट है चाहे वो डेबिट है, हम उसको लिख देंगे. तो यहाँ पे कहा कि उसने सैलरी नहीं पे की तो उसका मन नहीं था तो उसने नहीं लिखा अपने अकाउंट्स में. सो इज ही करेक्ट? नो, ही इज नो करेक्ट. बिकॉज उसको लिखनी चाहिए थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में उसकी जो थी सैलरी. सो नो, द एक्सपेंस शुड बी अकाउंटेड एट द टाइम इट इनकर्ड. सो डी पार्ट इज करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो टोटल assets in a business are 8 lakhs and total liabilities are
5 lakhs, the difference is called. तो asset minus liability क्या होता है? कैपिटल. फॉर्मूला है हमारा. So capital is the right answer. So now next question is match the following options are as follows. So सबसे पहले assets. asset कौन सी है इसमें? assets are equity share. no, equity share क्या होता है? कैपिटल. so ये तो इसका आंसर आ गया E. एंड परचेज सैलरी पेड. परचेज सैलरी पेड, जब हम परचेज करेंगे सैलरी पेड, ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस. सो ये डी पार्ट आ गया. सेल कमीशन रिसीव्ड. सेल कर दी या फिर कमीशन मिली, ये हमारा रेवेन्यू है. कमीशन रिसीव्ड इज आर रेवेन्यू. सो इसका सी आ गया. लाइबिलिटीज होगी ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म लोन्स. लोन्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी है. तो इसका क्या आंसर आ गया? बी. एंड द लास्ट वन इज एसेट्स कैश डेप्टर फर्नीचर आर एसेट्स. सो इसका ए. तो उल्टा ही है पूरा कि ई डी सी बी ए बी सी डी. ठीक है, तो हम पीछे से ऑप्शंस चेक कर लेते हैं इसकी. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. पूरी उल्टी है. 5th 4th 3rd 2nd 1st. सो नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर बी. So 26th question is assertion is accounting equation is sometime based on estimations. So yeah, this is true. कभी कभी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हम एस्टिमेशंस के बेसिस पे लिख देते हैं कि हाँ हमें इतना लॉस हो सकता है, तो हम उसके लिए प्रोविजन पहले से बना के रखते हैं. तो कुछ एस्टिमेशन के बेसिस पे लिख देते हैं. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस. नो, दिस इज फॉल्स. वाई? क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि हम कभी कभी एस्टिमेशंस के बेसिस पे लिख देते हैं, तो फिर वो ट्रू पोजीशन तो नहीं शो करता. अगर हम एस्टिमेशंस के बेसिस पे लिखेंगे तो कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है वो. So A is true and R is false. So C part is correct. So now next question is, so invoice is the source voucher for the purchase of goods. कौन सी purchase of goods के लिए invoice? So I want to just tell you कि there are two things, purchaser and seller. अगर इसने इसको money दे दी और इसने इसको goods दे दी तो हमें मिलता है cash memo. और अगर इसने इसको money नहीं दी और इसने इसको goods दे दी, मतलब credit sale कर दी, तब हमें मिलता है invoice. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनवॉइस हमें कब मिलता है? फॉर क्रेडिट परचेजेस. ठीक है, एंड जब हमने क्रेडिट परचेज कर लिया और हम वापस मनी देने गए हैं उसको, अभी हमने सपोज करो कि कुछ ले लिया और बाद में हम उसके पैसे देने गए हैं उसको, तो वो हमें क्या देगा? रिसिप्ट. ठीक है, सो ये 3 थिंग्स आप याद रखना. सो आंसर इज फॉर क्रेडिट परचेजेस. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so assertion is the ICAI gives consideration to the international accounting standards. So is it true? No, because जो ICAI है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंसीडर करती है, not international. So this is false. And the next is India is a member of international account setting body. So yeah, this is true. So A is false but R is true. So कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? C. Sorry, D. A is false but R is true. A is false but R is true. So C option is correct. So now next question is, Dinesh, who owned us 8,000, became insolvent and paid 60% and full settlement. Posting will be made to Dinesh account. तो इसमें हम बोला कि दिनेश ने हमसे 8,000 रुपये लिए, पर अब वो इंसॉल्वेंट है तो वो सिर्फ 60% ऑफ द अमाउंट पे कर सकते हो. 60% कितनी होगी? 4,800. सो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कर डालेंगे. कैश अकाउंट, बैड डेबिट्स अकाउंट टू दिनेश. सो कैश कितना है हमारे पास? 4,800, क्योंकि वो 60% ऑफ अमाउंट ही पे कर सकता है. बैड डेब्ट्स कितने रहेंगे? 3,200 एंड टू दिनेश इज 8,000. तो इन्होंने पूछा पोस्टिंग विल बी मेड टू दिनेश अकाउंट, तो दिनेश अकाउंट की पोस्टिंग कितने में होगी? तो 8,000 की हुई है हमारी, एंड 8,000 ऑन क्रेडिट साइड है हमारा. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is false regarding the impress system? तो सबसे पहले impress system क्या होता है? impress system is a system जिसमें हम पार्टी कैश बुक बनाते हैं ना, जैसे मतलब जैसे हम जब पार्टी कैश बुक बनाते हैं तो उसमें जो हम किसी एक को असाइन करते हैं पर्सन को, तो उसको हम एक अमाउंट दे देते हैं साल से पहले कि इस अमाउंट में से आपने अपनी पार्टी कैश बुक सारी एक्सपेंसेस मेंटेन करने हैं, और फिर दैट टाइम that all system is called impress system. So now A option is head cashier is given money at the end of a definite period. So yeah, this is true. कि हम एक कैशियर को एक डेफिनेट पीरियड के बाद ये अमाउंट दे देते हैं कि इतनी अमाउंट में आपने सारे एक्सपेंसेस मेंटेन करने हैं, और जो अमाउंट बचती है वो जो हेड कैशियर है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें रिटर्न कर देता है. सो द हेड कैशियर रीइंबर्सेस द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट बाय द पेटी कैशियर. सो या दिस इज ऑल्सो ट्रू कि वो रीपे कर देता है. रीइंबर्सेस मीन्स रीपे कर देता है अमाउंट जो बचती है.
So both are true. So both statements are true. So A option is correct. Now let's see next question. So assertion is journal keeps a chronological record of all transactions. So yeah, this is true कि journal एक chronological record रखता है all the transactions, जितनी भी transaction information हम उसमें डालते हैं तो सबका एक record रहता है हमारे पास. It provides the basis for posting it into the ledger. तो ledger हम बिना journal के नहीं बना सकते, तो वो एक basis होता है ledger में entries को post करने का. So both are true and R is the correct explanation of A. So A is the correct option. So now next question is, which of the following transaction will not be recorded in the purchase book? So none of these. So पहले सारे options पढ़ते हैं फिर हम बताएंगे. Both purchase of goods for cash and purchase of assets mean for long time, not for resale purpose. तो ये तो नहीं रिकॉर्ड होएगी परचेज बुक में. सो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बारी. क्यों नहीं रिकॉर्ड होएगी? क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड होएगी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर रीसेल पर्पज, ये जनरल प्रॉपर में जाएंगी. एंड द नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. सो फॉर कैश भी हम कैश बुक में डालेंगे तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होएगी. परचेज ऑफ एसेट्स मीन फॉर लॉन्ग टाइम नॉट फॉर रीसेल पर्पज, तो परचेज ऑफ एसेट्स भी हम जनरल प्रॉपर में डालेंगे. सो तीनों ही नहीं रिकॉर्ड होंगी ये परचेज बुक में. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो नो वन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. ये कैश बुक में जाएगी, ये जनरल प्रॉपर में जाएगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. तो सबसे पहले रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट. अगर हम रॉन्ग बैलेंसिंग कर देते हैं या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होएगा, पूरा ट्रायल बैलेंस ही गलत हो जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग. रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट. अगर हम रॉन्ग टोटलिंग करेंगे फिर भी ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा. द ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, नो दिस इज ऑल्सो नॉट. राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, या दिस इज ट्रू. कि हम गलत अकाउंट में लिख दें पर ऑन द राइट साइड लिखें. अगर डेबिट की अमाउंट है डेबिट में ही लिखें पर किसी और अकाउंट में लिख दें तब ट्रायल बैलेंस. अगर क्रेडिट की अमाउंट है तो क्रेडिट में ही लिखें पर किसी और अकाउंट में लिख दे. इस अकाउंट के तो इस अकाउंट में लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें ट्रायल बैलेंस को. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट ओनली डी इज करेक्ट. So now next question is, so now an alternative term used for accumulated depreciation expenses. So this is so simple, provision for depreciation. Accumulated means एक इकट्ठा अमाउंट साइड पे रख देना, तो दैट इज प्रोविजन. हम एक प्रोविजन बना के पहले से रख देते हैं, सो एट द एंड ऑफ द ईयर हम पे कर देते हैं उसमें से. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व एक्सपेक्ट. सो ना अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसमें हमें बताना कि कौन सी इसमें से डिसएडवांटेज नहीं है सीक्रेट रिजर्व की. सो अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो या दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व की हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. मतलब हम अमाउंट का एडजस्ट कर देते हैं इधर उधर अकाउंट में किसी में भी, तो अनफेयर प्रेजेंटेशन हो जाती है वो. Absorbing the unforeseen losses. So yeah, this is not the disadvantage of secret reserve. Why? Because सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि जो भी हैवी लॉसेस अकर हुए हैं तो हमारा मानना ये है कि उसको नहीं शो करना चाहिए हमें बुक्स में, हमें उसको ऐसे ही कहीं भी एडजस्ट करके निपटा लेना चाहिए. सो यार दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व. बाकी भी पढ़ लेते हैं. लॉस टू शेयर होल्डर. यार दिस इज द लॉस टू शेयर होल्डर कि जो कंपनी का ओनर है वो अपने लिए सीक्रेट रिजर्व बना के रख लेता है, तो कुछ कंपनी का अमाउंट उसमें यूज़ करता है, तो दिस इज द लॉस टू शेयर होल्डर्स. मिस यूज बाय मैनेजमेंट. तो कभी कभी मैनेजमेंट को जो पता लग जाता है ऐसे सीक्रेट रिजर्व बने हुए हैं तो उसका वो मिस यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्बिंग द अनफोर्सीन लॉसेज. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक reconciliation statement help to identify difference between accounts of cash book and passbook. So yeah, this is true कि जो बैंक reconciliation statement है हमें दोनों को reconcile करने में हेल्प करता है कि डिफरेंस बताता है कैश बुक और पासबुक में फ़र्क क्यों आ रहा है. सो रीजन इज इट reconcile the cash balance of cash book. So no, this is false because वो क्या reconcile करता है, बैंक balance of cash book reconcile करता है. So assertion is true but the reason is false. So C option is correct. So now next question is, सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड. तो उसको हम कैपिटल कहते हैं कि जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं. सो कैपिटल इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ रिसीव्ड 4900 फ्रॉम गरिमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000. पोस्टिंग ऑफ 100 विल बी मेड टू द. सो 100 रुपीज़ क्या है, हमारा डिस्काउंट है. सो पोस्टिंग तो इसकी डिस्काउंट अकाउंट में ही होएगी बट डेबिट साइड होगी क्रेडिट साइड. अब हमने डिस्काउंट अलाउ किया गरिमा को 100 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट अलाउड किया हमारे लिए लॉस है, तो जितने भी लॉस एक्सपेंस होते हैं वो हम डेबिट साइड में डालते हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट.
So posting will be made to debit side of discount account. So now next question is, now a mathematical expression which shows that the dash and dash of the firm is equal is known as accounting equation. तो हमें accounting equation का बताता है कि हमेशा liabilities और assets equal होते हैं. अगर हमारी liabilities ज़्यादा हो गई हमारे asset से तो फिर हमारा कंपनी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे जो उधार हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं हमारे asset से, तो हमें लॉस ही लॉस हो रहा है. एंड अगर हमारे assets ज़्यादा हमारी liability से तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो या तो वो क्रेडिट या फिर कैश में, अगर कैश ही हमने दे दिया तो हमारे एसेट्स पहले ही कम हो गए, और अगर हमने क्रेडिट पे उसको लिया तो हमारे लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई. सो दिस बोथ विल बी ऑलवेज बी इक्वल. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आइटम्स जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? अल्कोहलिक लिकर. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. Now next question is, preparation of trial balance is compulsory or optional? Compulsory, none of above, optional. तो जो prepare of trial balance होती है वो optional होती है, हमारी मर्जी होती है, हमने बनाना तो बना सकते, नहीं तो ना सही. So D option is correct. Now next question is, so assertion is reserve is an appropriation for profit. So yeah, this is true that reserve is an appropriation for profit. और reserve को हम डालते भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको नहीं डालते, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद डालते हैं हम रिजर्व को. इट इज़ क्रिएटेड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो या दिस इज ट्रू. मैंने अभी आपको बताया है कि उसको हम प्रॉफिट निकालने के बाद डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि पहले. सो बोथ आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ये ऑप्शन इज करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. So financial accounting will be also the branch, management accounting will also be the branch, cost accounting is also the branch, stats is not the account branch of accounting. So D option is correct. Now next question is, so which of the following are known as active assets. So सबसे पहले active assets कौन से assets होते हैं? वो assets जो हम daily need में use करते हैं हमारे accounting में, daily use करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? current assets. So B option is correct. Now next question is, so the cost of a small calculator is accounted as an expense and not shown as an asset in a financial statement of a business entity due to. So matching concept तो नहीं आएगा because debit is equal to credit, no work in this. Periodicity concept ये भी नहीं आएगा. convention of full disclosure. So इसमें क्या आएगा? materiality convention, because कि अगर हम ऐसे स्मॉल कैलकुलेटर को भी हम अगर एसेट मानने लग गए तो वो कुछ नहीं रहेगा हमारे अकाउंट में, बिकॉज ऐसे एक्सपेंस हमारे कितने ही हो जाएंगे अकाउंटिंग में. सो द कन्वेंशन वर्क ऑन दिस इज मटेरियलिटी कन्वेंशन. और बिकॉज अगर हम कल को लिखने लग गए कि हमने एक पेन बाय किया, वो भी हमारा एक एक्सपेंस, अगर हम उसको भी एसेट में डालने लग गए तो वो कोई समझदारी की बात तो हमारी है नहीं है. सो इसका क्या आएगा? मटेरियलिटी कन्वेंशन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so when check received from the customer and not deposited into bank same day, which account should be debited. so अभी तक अगर हमने चेक रिसीव कर लिया पर उसको बैंक में नहीं भेजा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? सो चेक इन हैंड है, हमारे पास चेक अभी हैंड में है, हमने अभी तक उसको बैंक नहीं किया, तो चेक इन हैंड विल बी अकाउंटेड, मतलब डेबिटेड. बैंक अगर हम तब करेंगे जब हमने उसको बैंक में डाल दिया, और कस्टमर पर्सनल अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट ही होएगा, इसको तो कोई रोल ही नहीं है बीच में. सो चेक इन हैंड विल बी आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so depreciation is charged on fixed tangible asset, none of these, both current and fixed assets, current assets. so depreciation किस पे चार्ज होता है? fixed tangible assets. और एक और बात बताती हूँ, लैंड पे कभी भी depreciation हमारा नहीं लगेगा, ठीक है? fixed tangible assets पे लगेगा और intangible पे भी नहीं लगेगा. so the correct answer is A, that depreciation is charged on fixed tangible assets. so now next question is, so the main function of accounting is reliability, comparability, calculation of profit and loss only, recording and classification of financial transaction. so मुझे पता है reliability भी है, compare भी कर सकते हैं हम accounting को, तो ये दोनों भी हैं, सारी हैं इसमें, बट मेन पूछा है इन्होंने. सो मेन पर्पस क्या होता है, हम अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि हम सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकेंगे, उसके साथ हम अपना जो अकाउंट है वो मेंटेन कर सकेंगे. तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट. इन्होंने कहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली. सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट कि हम प्रॉफिट एंड लॉस ओनली नहीं फाइंड कर सकते. सो द करेक्ट ऑप्शन इज
रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इससे हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं. सो द मेन अकाउंटिंग फंक्शन इज दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट. तो कंप्यूटर भी एक फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर भी एक फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है. नो, कैश इन हैंड इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट. So the correct option is D, cash in hand. So now next question is, so the business entity follow matching concept mainly to ascertain. तो जो हम matching concept कहते हैं कि debit is equal to credit होना चाहिए, या फिर expenses is equal to asset, मतलब liability is equal to assets, ये सब हम क्यों करते हैं? The changes in the purchasing power of the money, none of these true profit or loss during the accounting period. So yeah, this is the reason कि हमें true profit and loss पता चल जाएगा. डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, तो हमें true profit and loss नहीं पता चल सकती. So the correct option is option number C, to assign the true profit and loss during an accounting period. So this is all about today. We will do section C in our next video. So till then, stay tuned. And I hope so each and every part is clear to you all. Thank you.